नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को कल मैंने अपने पिछले लेक्चर में 2024 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उनके बारे में बात करा था। तो आज मैं आप लोगों को मई 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट समसामयिकी लेकर आया हूं जो आपको यूपी एपीओ और जुडिशरी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो आज हम पूरे डिटेल में जो मई मंथ की इम्पोर्टेंट न्यूज है उन पे एक सरसरी ग्लैंस नज़र से उस पे डालेंगे और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को अब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आज आप लोगों को मई में कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हमेशा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में बढ़ते हैं। तो जो पहला मई 12 को होता है वो इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जाता है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को आप कृपया सुनने के बाद एक पेन कॉपी लेकर बैठे, जिससे आप कुछ जो मैं 60 पॉइंट्स आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप अपनी एक डायरी पे या किसी इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख ले, जो आपकी आने वाली आगामी यूपी एपीओ और जुडिशरी की परीक्षाएं उनमें मददगार साबित होगी। तो अब हम चलते हैं, कुछ दिन हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में। तो इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। इसका जो इस बार का थीम रहा वो प्लांट हेल्थ वन हेल्थ के बारे में बात की गई कि अगर एक प्लांट है तो वह उसका हेल्थ किस प्रकार से होगा वो, और उसका वन हेल्थ प्लानेट हेल्थ के बारे में बात की गई। तो प्लांट के बारे में मैं अब आप लोगों को कि ये किस प्रकार से इसमें फायदा, इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे में कौन कौन सी चीजों पे जोर दिया गया, तो इसमें ग्लोबल अवेयरनेस प्लांट से रिलेटेड चीजों के बारे में बताई गई। जो हंगर है या पुअर्टी को ये कैसे कम कर सकता है, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना है, उनको बेहतर किया जा सके, कैसे बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक कोरिलेशन है या उस प्रकार से कैसे ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मददगार साबित हो सकते हैं, या कैसे प्लांट हमारी जो हंगर है, फूड सिक्योरिटी है, उसको कम कर सकते हैं और उससे हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे जो है वो 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के बारे में बात की गई। अब 29 मई को यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड डे मनाया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें जो जितनी भी कंट्रियां हैं उनको फिर से एक प्रकार से उनको यूनाइट किया जा सके, उनमें जो भी समस्या एक्सप्लॉइटेशन हुआ या रिसोर्स की बर्बादी हुई है उसमें एक नया तरीके से एक नया आर्डर बनाया जा सके, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के जरिए यूनाइटेड किया जा सके, और जो सोशल आर्डर या इंटरनेशनल आर्डर चरमराया है उसको एक पटल पे रखा जा सके, जिससे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी सपोर्ट किया जा सके, उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सोसाइटल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, उनको सारी प्रकार से जो है उनको मजबूती दी जाए, उनकी बात को एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके, जिससे उनकी भी ग्रोथ हो सके, उनका भी जो डीकोलोनाइजेशन हुआ उसको कैसे डीकोलोनाइजेशन किया जा सके, कैसे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके साथ ग्लोबलाइज किया जा सके। तो इसी के लिए या जो भी लड़ाइयाँ यूएन पीस कीपिंग में जहाँ कोई टेरिटरी से रिलेटेड लफड़ा है या बाउंड्री इशू से रिलेटेड लफड़ा है, तो कैसे हम पीस कीपिंग के जरिए, शांति के जरिए समझौता करके हम कैसे उन कंट्रियों के जो सौहार्द है, हारमनी है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 29 मई को यूएन पीस कीपिंग डे मनाया गया। अब 11 मई को जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो जो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम रही वो रही युगांतर एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी। तो 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है कि जो हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो ये जितनी भी जहां हम चीजों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, फिनटेक की टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चर की टेक्नोलॉजी, और भी जो इसके आयाम है बिग डाटा टेक्नोलॉजी,
और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम के जो टेक्नोलॉजी से जोड़ के हम कोई चीज कर रहे हैं, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी के आयाम है, डायमेंशन है, उसमें एक प्रकार से एडवांस जो नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसके बाद होम टेक्नोलॉजी, फिनटेक टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण बन रहा है, या इस स्पेस में जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो यूज कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, ये जितना भी कई सेंचुरी में टेक्नोलॉजी से लेकर एडवांसमेंट हो रहा है, वो सब चीजें 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कि 11 मई को कई जो है चीजें मनाई जाती हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो जो है एक एक माता भी अब यूज करती है, तो मदर्स डे भी आप इस तरीके से यूज करते हैं कि अब जितनी भी माताएं बहनें हैं वो एक एक करके टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। तो एक एक से आप 11 मई याद रख पाएंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी के साथ आप मदर को भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो इजाद करे गए हैं, या जिनमें हम एसोसिएशन बैठालते हैं कि किसी भी चीज को हम कैसे याद रखें, तो उसके साथ एसोसिएशन जोड़ देते हैं कि अच्छा मदर को अगर हम एक एक टेक्नोलॉजी सब मदर को देंगे तो 11 मई भी हमको याद आ जाएगा, टेक्नोलॉजी भी याद आ जाएगा और मदर भी याद रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। अब 12 मई को क्या होता है, 12 मई को जनरली जो होता है नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इसे अब हमको नर्स जल्दी याद नहीं रहेगा, तो नर्स अगर हमारा सही से काम नहीं करेगी, हमको सही से ठीक नहीं करेगी, तो हम नर्स का 12 बजा देंगे। तो आप 12 बजा देंगे या उसको दिक्कत में ला देंगे। तो इस तरीके से 12 में आप नर्स को भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 16 तारीख को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, सिक्किम डे। तो अब आप अगर सिक्किम में डे 16 तारीख को मनाया जाता है, तो उसके साथ 16 तारीख को और चीजें घटी हैं। तो कैसे हम एसोसिएशन बना के उनको याद कर सकते हैं, उस पर जरा मैं एक छुट सरसरी निगाह डालते हैं। तो 16 को अगर सिक्किम दिवस मनाया जाता है, तो आप मान लीजिए आप अपने इमेजिन करिए कि आप सिक्किम गए, सिक्किम में आपको डेंगू ने काट लिया। जैसे ही डेंगू ने काटा, आपने तुरंत लाइट जला के देखा कि हाँ यार मेरे को डेंगू ने कहाँ काटा। तो इस प्रकार से आप 3 चीजें एक साथ याद कर सकते हैं कि आप सिक्किम 16 तारीख को गए, डेंगू काटा, तो 16 को सिक्किम डे भी हो गया, डेंगू भी हो गया। फिर जैसे ही डेंगू ने काटा, आपने लाइट जला के देखा तो लाइट भी याद हो गई, सिक्किम भी याद हो गया, डेंगू भी याद हो गया। तो 16 तारीख को आपको 3 डे एक साथ याद हो गए। तो ये आप एसोसिएशन के जरिए कर पा रहे हैं, इससे आप इसको ना याद कर पाते। तो यही है कि जो लाइट की आपकी थीम रही वो इस बार की, लाइट क्या है, जनरली नया इनोवेशन करती है कुछ भी। तो इस प्रकार से लाइट इनोवेशन इन डेंजर स्पीशीज जो इस बार का थीम रहा। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएंगी। अब 17 एक सत्ता की, एक हम कहते हैं ना, जैसे सत्ता की हमको हानक होती है तो हमको लगता है यार हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। या 17 से आप खतरा याद कर सकते हैं, इसको एसोसिएशन बनाइए कि 17 तारीख है, उससे कुछ खतरा हो जाएगा। तो खतरा कब बढ़ेगा, जब आप हाइपर टेंशन हो जाएंगे। अगर आपको टेंशन आपकी हाइपर हो जाएगी तो हो सकता है आप किसी को मारने लगे। अब किसी को मारेंगे तो हो सकता है उससे खतरा बढ़े, वो भी आपको मारे या कुछ और करे, हाइपर टेंशन में कोई तोड़ फोड़ करने लगे। तो अब आपको देखो आराम से याद हो जाएगा। अब 17 जैसे आया, आपके तुरंत दिमाग ने एसोसिएशन बनाया कि 17 का मतलब खतरा। तो खतरा कैसे होगा, जब हाइपर टेंशन होंगे। तो हाइपर टेंशन से आप 17 तारीख को लिंक कर सकते हैं। और हाइपर टेंशन से अब आप 17 को और कई डे एक साथ मनाए जाते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब हाइपर टेंशन हुआ, आपको टेंशन आई, तो आप टेंशन को उतारने के लिए क्या करेंगे, चुपचाप बैठ तो जाएंगे नहीं, किसी को फोन लगाएंगे। तो जैसे किसी को फोन लगाएंगे तो वो आपकी टेंशन की बातें सुनेगा, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 17 को खतरा हुआ तो आपको हाई टेंशन हुई। टेंशन जब आपकी हाई हुई तो आपने तुरंत टेलीफोन लगाया। जैसे ही आपने कोई टेलीफोन लगाया, वो बताने लगे कि यार अब जनरली लफड़ा किससे होता है, टेंशन कोई या महिला मित्र आपकी कुछ कह दे या कोई अपोजिट जेंडर का आदमी कह दे तो लड़ाई बढ़ जाती। तो आप 17 में अब देखो 3 चीजें एक साथ याद कर लिए कि 17 को हाइपर टेंशन हुआ तो वो आप याद कर लिए। इसके बाद आप किसी को फोन लगाया तो उससे हो गया कि आप टेली कम्युनिकेशन
टेलीफोन डे भी उसी दिन याद कर लिए। अब टेली कम्युनिकेशन से अब किसी से लफड़ा हुआ तो जनरली जेंडर अपोजिट जेंडर से लफड़ा हो गए तो आप इस प्रकार से जब अब लफड़ा हुआ तो उसमें बातचीत करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, तो जेंडर इक्वालिटी आएगी। तो एक लिंकिंग के जरिए आपने 3 चीजों को याद कर लिया कि 17 से खतरा हुआ तो हाई टेंशन आया, हाई टेंशन आया तो टेली कम्युनिकेशन आया, टेली कम्युनिकेशन करे तो जेंडर जस्टिस आया, क्योंकि जेंडर जिससे लड़ाई हुई अब उसको शांत भी तो करना है। तो इस प्रकार आपने 17 से 3 चीजें याद कर ली। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो अब कैसे हम 21 तारीख से 3-4 चीजें एक साथ लिंक करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। अब मान लीजिए 21 तारीख है तो 21 तारीख में जनरली 21 तारीख को टी दिवस मनाया जाता है। तो अब हम इसका एसोसिएशन बनाते हैं कि जब कोई चाय बहुत बढ़िया बनाता है तो हम कितना चुस्की लेके कहते हैं वाह कितनी अच्छी चाय बनाया है, तो हम उसको जनरली डायरेक्टली एक किस देते हैं। तो 21 आप कैसे याद कर पाएंगे, 21 एक किस। आप इतनी अच्छी चाय बना दिए कि आप किसी को एक बहुत बढ़िया किस दे दिए। तो अब इस तरीके से आप 21 से याद रखेंगे कि आप चाय बना रहे हैं, कोई आपको किस दे रहा है। अब जब चाय बन रहा है बढ़िया बढ़िया पी रहे हैं तो आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो डिस्कशन में आप कि यार हमारे देश में कितनी मार धाड़ है, टेररिज्म कितना ज्यादा चल रहा है, तो ये सारी चीज है। फिर आपने देखा कि यार चाय पी के आप देख रहे हैं कि यार हमारे यहाँ कितने सारे लोग मरे, कितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सब टेररिज्म के चक्कर में खराब हो गई। तो आप 21 से 3 चीजें याद कर लिए। एक तो 21 को टी याद कर लिए, दूसरा एक आपने टेररिज्म याद कर लिया, चौथा एक आपने बायोडाइवर्सिटी याद कर ली। तो आपने एक एसोसिएशन बना के 3-3 चीजों को अपने दिमाग में बैठा लिया। इसी को एसोसिएशन टेक्निक बोलते हैं या मेमोरी या पैलेस टेक्निक बोलते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। छोटे छोटे हिंट अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा करेंगे। और जो इसकी इस बार की थीम रही वो हारमनी विथ नेचर रही कि हमें नेचर के साथ हारमनी बनाना है। ये नहीं कि हमें लैंड डिग्रेडेशन करना है, जब जानबूझ के सॉयल को खराब करना है, या जानबूझ के क्लाइमेट जो है पॉल्यूशन क्रिएट करना है, या जानबूझ के जरूरी तरीके से हमको ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्स का करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बिना कुछ सोचे समझे हमको वेस्ट जो चीजें हैं उनका रिसाइकल सही समय पे नहीं करना है, या सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं करनी है। तो अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, कैसे आप हारमनी नेचर के साथ बना पाएंगे। तो हारमनी बनाने के लिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जो सैनिटाइजेशन होता है उसको सही तरीके से करना है, स्वच्छता बना के रखनी है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, कंज्यूमरिज्म पे रोक लगानी है, या जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको डाउन करना है, तभी तो ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। तो एक से हमने 4 चीजें याद कर ली। पहले 21 तारीख हमको नहीं याद है तो हमने चाय बनाई, और चाय जैसे बनाई हमने एक किस दी तो हमारा मन और खुश हो गया। तो हमने देखा यार हमारे देश में कितनी सारी समस्याएं, तो हमने टेररिज्म याद कर लिया। जैसे ही हमने टेररिज्म याद करा तो यार टेररिज्म से इतने सारे लोग मरे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी इतना खतरा हुआ। तो हमने 21 से 3 चीजें याद कर ली। पहले हमने चाय के बारे में याद करा कि 21 को चाय दिवस मनाया जाता है, फिर 21 को ही टेररिज्म मनाया जाता है, फिर 21 को ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाई जाती है। तो इस एसोसिएशन से आपने एक साथ 3 चीजें याद कर ली। फिर हारमनी विथ नेचर भी आपको याद हो गया जो डाइवर्सिटी की थीम थी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आपके काम आएंगे। अब 24 चलते हैं। 24 में 24 होता है। तो अब ऐसे आपको ये बात ब्रदर डे नहीं याद होगा तो आप कह दीजिए 24 तारीख जो आती है 24 को मेरा भाई जो है हमेशा बेकार रहता है, क्योंकि वो काला है तो उसका कोई अफ्रीका वाले लोग बेकार होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 24 है तो वो 24 तारीख को 24 आते आते वो पूरी तरीके से 24 हो जाता है, निकल लेता है। तो अब वो किसी काम का ही नहीं, मतलब वो बेकार है।
तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 29 का मतलब होता है, 29 का मतलब 29 होता है, तो हर दो 9 को जब हम जोड़ते हैं 9 2 11 होता है, तो 11 में हम कहाँ भागते हैं, तो 2 9 में जब हम भागेंगे तो हम भाग के कहाँ जाएंगे, जब थक जाएंगे तो हम एवरेस्ट में चढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी थकेंगे। तो 29 पे आप एवरेस्ट याद कर सकते हैं। तो रिपोर्ट अब जब आप एवरेस्ट में चढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे, तो आप किसके पास जाएंगे, तुरंत आप रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट कहाँ करेंगे, जर्नलिज्म के पास करेंगे। तो जब जर्नलिज्म के पास रिपोर्ट करेंगे तो वो बताएगा भैया कि यार और भी समस्याएं, देश में 30 रुपया किलो आलू चल रही, तो आप देखो 3 चीज याद कर लिए, एवरेस्ट आया, 29 को आया, उसके बाद तुरंत थके तो जर्नलिज्म में 30 में गए, 30 को जब जर्नलिज्म वाला बताया देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो आलू भी 30 तारीख को याद कर, क्योंकि भैया हमको तो मीडिया के जरिए पता चलता है ना कि कौन सी समस्या कहाँ है। तो इस प्रकार से कुछ तरीके होते हैं, वरना इसे इतने सारे डे हैं आप जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे। तो ये तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चैनल से जुड़े रहे, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें दूंगा कि लोग उनको ढूंढेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं। अब अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट में अभी जो आप लोगों ने देखा कि बी आर गवाई जो है हमारे देश के 52 CGI बनाए गए, तो जो हमारे देश की सबसे बड़ी जुडिशरी की जो बॉडी होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। जो हमारे देश के जितने भी जस्टिस होते हैं या कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है, तो देश में जितने से बड़े कानून की दिक्कतें होती हैं उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट करती है। अब उसको चलाने के लिए कोई बॉडी चाहिए, कोई आदमी चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए, तो वो जो सबसे बड़ी अथॉरिटी इस बार बनाई गई है वो बी आर गवाई को बनाया गया, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। उनके इसके पहले वो एपीओ भी रहे हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, अलग अलग जजमेंट दिए हैं। वो पहले बुद्धिस्ट जज हैं जो सीजीआई बनाए गए हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि किस नंबर के बनाए गए हैं। इससे पहले संजीव खन्ना थे। तो ये आप कुछ चीजें याद रखिएगा, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब सीबीआई ने अभी नई कमेटी बनाई है, तो जो नई कमेटी सीबीआई ने बनाई है वो संथनाम कमेटी बनाई है। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की। अगर देश में कहीं भी कोई सेंट्रली केंद्र में कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, या कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, या कोई बहुत सीरियस क्राइम है, या कोई नारकोटिक्स जैसे मामले हैं, या बहुत ज्यादा हैबिचुअल अफेंडर है, या जानबूझकर कोई किसी चीज की सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना जो देश के सोरेंटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, या जो हमारे कोई टेररिस्ट एक्ट हैं, या और भी बड़े बड़े जो कांड है, जो नॉर्मली बड़ी एजेंसियां होती हैं जिनको इस काम के लिए स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसी में हमारे यहाँ सीबीआई ईडी आती है, तो उसका काम है। तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी सीबीआई के जो भी मैटर होंगे, जिससे वो करप्शन जैसी जो समस्याएं उनको रोक सके। तो इसके लिए संथनाम कमेटी जो है वो बनाई गई है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं नालसा की तरफ। नालसा का मतलब होता है सूर्य उगते ही मेरे नाल। तो आप इसको वैसे याद कर सकते हैं कि देखिए नालसा क्या है। नालसा का मतलब होता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हमारे देश में जितने भी लीगल समस्याएं हैं उनका सलूशन देती है, लीगल एड के बारे में बात करती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहां हम कोर्ट में न जाके और कुछ तरीकों से समाधान कानूनी तौर पर लेने का प्रयास करते हैं, जिसमें मेडिएशन काउंसिलेशन आता है, और समाज में किस प्रकार से अवेयरनेस फैलानी है कानून को लेकर, सोशल लिटिगेशन को लेकर, चाहे वो मनी के रिलेटेड मामले हो, या लोग और भी जो कानूनी मामले हो, या कोई रिकवरी मनी से रिलेटेड मामले हो, या और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, ये सारी चीजों पे जो है वो नालसा का रोल आता है। तो अब ऐसे इसको याद नहीं कर सकते, तो आप इसको एक ट्रिक बना लीजिए, सूर्य उगते ही मेरे नाल। तो जस्टिस सूर्यकांत को नालसा का जो है वो बना दिया गया। तो आप चेयरमैन इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे ही सूर्य उगेगा, जैसे पंजाब में लोग बोलते नहीं
कि ए पुत्र सूर्य उगते ही मेरे नाल मेरे को चाय बना देना। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि जैसे ही सूर्य उगेगा तो मेरे नाल उगेगा, तो नालसा और सूर्यकांत दो आपको संपर्क मिल जाएगा और आपको हमेशा ये याद रहेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एम्बेसडर। तो जो नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं स्वीडन के, अब स्वीडन के नेक्स्ट एम्बेसडर वो होते हैं जो उस कंट्री में जाते हैं, वहां की कंट्री में रहते हैं, वहां के जो डिप्लोमेसी है या जितनी भी कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, कल्चर प्रॉस्पेरिटी है, उस कंट्री के साथ कैसे ट्रेड कॉमर्स करना है, कैसे बेहतर तरीके से उनके साथ कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाना है, इंटरनेशनल ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखना है, एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत करना है। तो ये जो नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए जाते हैं जिससे वहाँ जो हमारे कंट्री की वहाँ की डायस्पोरा रह रही है उनका ध्यान देना, और एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ सोशल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जैसी जो समस्याएं या जो और भी प्रॉब्लम है टेररिज्म से रिलेटेड, या उस कंट्री के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप एमयू साइन करना, ये सब इन्हीं के अंडर में होते हैं जिससे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो जो नेक्स्ट एम्बेसडर अभी स्वीडन के बनाए गए हैं वो अनुराग भूषण बनाए गए। तो अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? स्वीडन, डेन का मतलब क्या होता है? गुफा। अब गुफा के अंदर आप अगर आभूषण रख देंगे तो बस गुफा के अंदर आभूषण रख दिए तो आपको पता चल जाएगा अच्छा स्वीडन, स्वीडन से आभूषण मतलब इस बार जो आभूषण अनुराग भूषण है उनको स्वीडन का नया एम्बेसडर बनाया गया। तो इस तरीके से आप चीज लिंक करके याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। नगेश कपूर को जो है वो साउथर्न वेस्टर्न कमांड जो कि गांधीनगर में है उनको अपॉइंट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन अभी अजय कुमार को बना दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में मैं नजर डालना चाहता हूँ। तजिंदर सिंह को जो है इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड जो कि बेंगलुरु में है उसका नियुक्त कर दिया गया है पोजीशन उनकी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। तो जनता की कहानी और मेरी आत्मकथा जो हमारे अभी दीप धनखड़ जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से इस्तीफा दे दिया है उनकी किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। एक किताब है जिसको हमारे सीजीआई पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी सराहना की है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस किताब का नाम है जॉनसन जॉनसन बुक, जो इंडियन सीक्रेट ग्लोबल जाइंट है उनके बारे में बात करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। पीएमओ थॉट ईट जो एक किताब है इसको हिमांशु राय ने लिखा है। चुनौतियां मुझे पसंद है जो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल उनके द्वारा लिखी गई है। जो एक किताब है विद्या कृष्णन जो है वह व्हाइट लिलीज के द्वारा लिखी गई है। टेस्टेड जो कि एक क्रिकेटर है पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जो कि कप्तान भी रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग के लिए फेमस हैं। वो एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को रणजी मैच खेलने के लिए उतार दिया, मैदान में विवश कर दिया, इतना फ्लॉप शो उनका वहां जारी रहा। तो काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, पेड एक्ट्रेस है, हाईएस्ट क्वालिटी कैलिबर है उनके पास। जो डायरी ऑफ क्रिकेटर है वो ये किताब पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं अवार्ड की तरफ। तो अवार्ड में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार का दिया गया उसमें 50,000 विनर को मिला। ये 60 स्टोरी कलेक्शन के लिए हार्ट लैंप को दिया गया। तो ये एक 60 स्टोरी कलेक्शन था हार्ट लैंप जिसको इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया। इसको ट्रांसलेट करा है दीपा भास्ती ने और भानु मुश्ताक ने। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अब पुलिट्जर प्राइज जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए इस बार दिया गया। पुलिट्जर प्राइज जो है 1917 से इस्टेब्लिश किए गए। जोसेफ पुलिट्जर जो है इस अवार्ड को सबसे पहले जो है उनके नाम पे ये दिया जाता है। ये अवार्ड 23 कैटेगरियों में दिया जाता है। इसमें से
ये जर्नलिज्म के लिए, बुक के लिए, ड्रामा के लिए, म्यूजिक के लिए इस अवार्ड की जो महत्ता, इस बार का जो ड्रामा का अवार्ड दिया गया वो ब्रांडन जैकब जिनकिन को मिला, फिक्शन के लिए जेम्स को मिला, पोएट्री के लिए न्यू सिलेक्टेड पॉ जो मैरी ट्रू है उसको दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जफर पनाही को इस बार कैंस फिल्म फेस्टिवल, जो कि एक फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें पाल्म डीआर जो है वो सिंपल एक्सीडेंट के लिए दिया गया। शार्ट फिल्म के लिए यू आर द डेड नाउ को शार्ट फिल्म के लिए मिला। हानरेरी पाल्म डीआर जो है वो डेंजल वाशिंगटन को दिया गया। ये एक प्रकार का फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है जो अमेरिका में आयोजित किया जाता है, जिसमें जो अच्छे अच्छे शार्ट फिल्म होती है, एक्टर होती है, कोई फिल्म की स्टोरी होती है, उन सारी चीजों के लिए, जिससे जो सिनेमा जगत है उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी प्रॉस्पर्टी के बारे में, और उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए, सिनेमा जगत को पॉपुलराइज करने के लिए, सिनेमा जगत का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। अब चलते हैं ऑब्यूचरी की तरफ। तो ऑब्यूचरी वो लोग होते हैं जो मर जाते हैं और किसी न किसी कारण से वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन होती है। तो इस बार के बी राबिया है जो खत्म हो गई, वो पद्म श्री उनको 2022 में मिला। केरला के लिटरेरी हीरो इनको माना जाता है, ये एम्बेसडर भी रही है लिटरेरी मूवमेंट की, और यूनाइटेड नेशनल डेवलप प्रोग्राम 2000 में भी इनको काफी ज्यादा इनके कंट्रीब्यूशन को सराहा है। सुबन्ना अयप्पम जो है वो एक्वा कल्चर एक्सपर्ट है, जिनको आईसीआर के वो चीफ भी रहे हैं। इनका रोल ये रहा कि इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करा। इनको पद्म श्री जो है 2022 में दिया गया। एम श्रीनिवासन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही महान पायनार न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड रहे, जो एटॉमिक एनर्जी 1987 के ये चेयरमैन भी रहे, ये डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी भी रहे। इनके उसमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का कंस्ट्रक्शन हुआ, इनको मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन में भी ये मेंबर का रोल करे, और ये एडवाइजर रहे जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वीना में है वहां, और इनको पद्म विभूषण 2015 में दिया गया। तो एनर्जी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं एम.आर. श्रीनिवासन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब 58 ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड जो इस बार है, संस्कृति में जगत गुरु राम भद्राचार्य को, जो तुलसी पीठाधीश्वर है, उनको दिया जाता है। जो आप देखते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के हमेशा आप कोई ना कोई बयान को लेकर वो सुर्खियों में बने रहते हैं, तो काफी ज्ञानी अपने को मानते हैं संस्कृति में। और एक बार यहाँ तक कह दिया था कि प्रेमानंद बाबा को अगर संस्कृत एक 10 शब्द भी बोल दें तो मैं मान लूं कि प्रेमानंद बाबा बहुत ज्ञानी है। तो इनको अपने ज्ञान का हमेशा घमंड रहता है। तो क्या करा जाए, इंसान की एक सोच है, वो सोचता है कि सेल्फिश होता है इंसान बाई नेचर, जैसा हाफ्स कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। उर्दू के जो राइटर है वो गुलजार को दिया गया। गुलजार की जो कविताएं हैं, लिरिक्स हैं, वो काफी फेमस है, काफी गहरा अर्थ छोड़ जाती हैं। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन में मेडल ऑफ ऑनर जो एक लायर है भुवन रिभु को दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। डैग हैमर्स जॉर्ड मेडल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपिंग में, जो कि 29 मई को मनाया जाता है, ब्रिगेडियर अमिताभ झा को दिया गया, और हवलदार संजय सिंह को इस अवार्ड को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इस बार सुमन बेरी को बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब नेशनल अवार्ड की तरफ चलते हैं। अभी ऑफिशियल जो कोस्टल लेंथ है उसको दोबारा से सर्वे किया गया। तो ऑफिशियल लेंथ अब इंडियन कोस्ट लाइन की
जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गया उसका नया जो गाइडलाइंस या पैरामीटर है वो 11,098 किलोमीटर करा गया। पहले के हिसाब से जो कोस्ट लाइन थी उसमें जो थी वो उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम उसका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जैसे मेथोलॉजी बदली है, कैलकुलेशन के चांस बदले हैं, तो हमने अपने साइंटिफिक रिव्यू के जरिए जो अपनी नई अब कोस्टल लाइन है उसको दोबारा से रेक्टिफाई किया है। तो ये नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो देहरादून है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो ये देहरादून में किस लिए काम करता है, कोस्टल की जो मापिंग है या उससे रिलेटेड कुछ सजेशन देना है, तो ये सब चीजों पे इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो अब नया मोर एक्यूरेट तरीका हमने खोजा है, हाई टाइड लाइन मेथड हमने इजाद किया, जिससे जो हम ट्रैक कर सके जो मुड़ाव है, सकरें हैं, कर्व हैं या साइंटिफिक डाटा हम एकत्र कर सके सैटेलाइट या मैपिंग के जरिए। तो ये जो ऑफिशियल लेंथ अब इंडिया की है कोस्ट लाइन की वो 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अभी करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट हुआ है जो 2029 तक वीजा फ्री था। ये कि इंडो पाक बॉर्डर के लिए एक कॉरिडोर है जहां से हम इंडो पाकिस्तान में जा सकते थे कुछ समय के लिए, अभी तनातनी के कारण बंद रहा, अब इसको फिर से खोला गया है। यहाँ करतारपुर में 18 साल जो है गुरु नानक देव ने अपने स्पेंड करे। ये दो चीजों को जोड़ता है, दो गुरुद्वारा यहाँ है, गुरुद्वार और करतार साहिब है जो वेस्टर्न में रावी नदी के किनारे है, और डेरा बाबा नानक जो है वो ईस्ट बैंक में रावी नदी के किनारे। तो ये एक बॉर्डर जोन है जिसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि अब हम पिलग्रिम के लिए वीजा फ्री एंट्री कर सकें। शक्ति स्कीम लॉन्च की गई है कोयला की मोर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बनाने के लिए, जिससे कोयला का भंडारण और कोयला का जो बीडिंग है वो ऑनलाइन तरीके से की जा सके और ज्यादा से ज्यादा कोल का सही तरीके से लोकेशन किया जा सके। तो इसमें दो विंडो रखी गई हैं शक्ति स्कीम में, जो विंडो सेकेंड है और विंडो फर्स्ट है। विंडो फर्स्ट में जो कोयला का फिक्स प्राइस है, जो गवर्नमेंट ओन इंटिटी है जिसमें से गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, या जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर का काम कर रही है, जिससे जो ऑक्शन प्राइस को है वो मोर इफिशियंट और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, और सप्लाई जो कोल की है या मैन्युफैक्चर है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और कितने प्रोपोर्शन में किसको देना है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस काम में कोयले का कहाँ यूज होगा, किस प्रकार से उसकी अलग अलग सप्लाई होगी, इसके बारे में शक्ति स्कीम बात करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम की तरफ। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम वर्ल्ड का हाईएस्ट सिस्टम जो है इंडिया ने, जितेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च करा है, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा है। जो ये पहले बनाया जाएगा, ये पुणे में बनाया जाएगा। इसमें ये होता है कि जो भी फारकास्ट जैसी समस्याएं, वेदर से रिलेटेड समस्याएं, हम उनकी 6 किलोमीटर तक साफ साफ पिक्चर क्लियर रेजुलेशन में खींच लेंगे। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिग्नल वेदर जो फोरकास्ट है या वेदर का किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है या वेदर को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है। तो अब हम चलते हैं ईसी नेट की तरफ। ईसी नेट जो है एक यूनिफाइड डिजिटल प्रोग्राम बनाया गया है जिससे जो कैंपस के लोग हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके जेंडर जस्टिस के बारे में, जेंडर इशू के बारे में और जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में। ये एक नया प्रोग्राम कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम बनाया गया है जिससे जेंडर की जो सेंसिटिव है उसको समझा जा सके, जेंडर जस्टिस के बारे में बात की जा सके, जेंडर इशू के बारे में बात की जा सके, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बात की जा सके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब केस सगरी व्यंजन समझते हैं। केस सगरी व्यंजन जो है वो राजस्थान में इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट की जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होती है कि इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये प्रोडक्ट किस जगह का है, ग्लोबली इसकी रिकॉग्निशन क्या है। तो जो जीआई होता है वो ग्लोबल इंडिकेशन देता है कि ये जो ग्लोबली यहाँ पे पाया जाता है, इसके ये फीचर है, ये इसलिए फेमस है,
इसके फीचर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर जगह की एक प्रसिद्धि बढ़ाता है, उस लोकेशन को पॉपुलराइज करता है, वहाँ की ब्रांड बनता है, जो वहाँ का रिकॉग्निशन या वहाँ का अस्तित्व रखता है। तो ये जीआई टैग अभी केस सगरी व्यंजन खेजरी ट्री जो है उसमें ये सगरी व्यंजन पाया जाता है, तो ये राजस्थान में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अभी पुरस्कार जो कुंभ मेला है, पुरस्कार कुंभ मेला जो है वो यूके में शुरू हुआ, उत्तराखंड में। ये जो मेला ये बद्रीनाथ और अलकनंदा और सरस्वती रिवर में आयोजित होता है, जिससे जो वैष्णव ट्रेडिशन के लोग होते हैं, जो वैष्णविज्म को मानते हैं, शिव के भक्त होते हैं, ये लोग साउथ इंडिया से आते हैं यहाँ पे। तो अभी पुष्कर कुंभ आयोजित किया गया यूके में। तो पूछा जा सकता है कि पुष्कर कुंभ कहाँ आयोजित किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं स्टेट की तरफ। तो स्टेट में जो है लाखुंडी को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लाखुंडी एक जगह है जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आ गई है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कल्चर का रिकॉग्निशन, कल्चर की प्रॉस्पेरिटी, कल्चर का ध्यान रखना, मैनेजमेंट करना, उसको उसके बारे में रिसर्च करना, जानकारी एकत्रित करना, कौन सा कल्चर का कितना महत्व है, जिससे कल्चर की डोमिनेंस को या ग्लोबल पटल पर रखा जा सके, या वहाँ की क्या उपलब्धि रही है, किस लिए वो इम्पोर्टेंट है। उस पे एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को जो कि पेरिस में है, जो इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। तो ये पीरियड जो है लाखुंडी ये 10 से 12 सेंचुरी के बीच की है, जहाँ पे पहले वेस्टर्न राजा चालुक्य की एक जगह है जो फेमस है वहाँ के टेम्पर आर्किटेक्चर के लिए, वाटर स्ट्रक्चर के लिए, और जो और भी चीजें हैं इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजों के लिए। तो लाखुंडी को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, और भी चीजें हैं जिनके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। भगोरिया डांस आपसे पूछ सकते हैं कि भगोरिया डांस कहाँ पे मनाया जाता है। तो अभी भगोरिया डांस जो एक प्रकार की भील जनजातियां होती हैं, ये एक डांस होता है जिसमें जो लड़का होता है वो एक लड़की को, पार्टनर को अपने चूज करता है, उसमें वो रेड पाउडर लगाता है गुलाल के जरिए। जो ये जनरली भगोरिया ट्राइब्स होती है एमपी में पाई जाती है, जहाँ पे जो गोंड पेंटिंग है या नर्मदा की परिक्रमा ये लोग करते हैं। ये वहाँ का एक कल्चर ट्रीजर है जिसको संगीत नाटक एकेडमी यूनेस्को नोडल एजेंसी का पार्ट बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं इनके बारे में बात करता है, जिससे वो वहाँ के नेचर की जो थीम है उसको इंस्पायर कर सके, अपने लोकल जो ट्रेडिशन है या उनकी जो कल्चरल एक्सीलेंसी है या कल्चरल प्रॉस्पेरिटी है उसको बेहतर कर सके और इसका रिकॉग्निशन करा सके। तो ये सारी चीजें हैं। तो भगोरिया डांस पूछा जा सकता है कि कहाँ मनाया जाता है। तो सरदार सरोवर जो डैम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे एक नजर डालना जरूरी है। तो सरदार सरोवर जो गुजरात में है, इंदिरा सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है, महेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर डैम बारगी एमपी में है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी विस्टा डोम को सफारी शुरू की गई यूपी में। तो अब इसको समझते हैं कि विस्टा डोम क्या है। तो विस्टा डोम कोच सफारी ये होती है जब हम जंगल में जाकर वहां कोई चीता बाघ या कोई सफारी करते हैं, जंगल की फोटो खींचते हैं, वहां देखते हैं, वहां का पूरा इन्वायरमेंट का भ्रमण करते हैं। तो ये अभी यूपी में शुरू की गई, जिससे हम वहां पे जाके वहां के टूरिज्म को सपोर्ट करें, या जो हमारा हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कल्चर है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके। तो यूपी स्टार्ट करा इसको। ये कहाँ पे शुरू होगी, ये दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट जो बहराइच में है वहां पे ये विस्टा डोम सफारी की शुरुआत होगी। ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। कतरनिया जो जगह है, स्पेशल टूरिस्ट फ्रेंडली ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे जो लोग हैं वो वहाँ की सीन का आनंद ले सकें, व्यू देख सकें, जिससे जो है वहाँ
ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो टूरिज्म आएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा और उस जगह का कल्चरल एक्सीलेंस और रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अभी विस्टाडोम सफारी पूछा जा सकता है कि कहाँ शुरू की गई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूपी की एक पहल है, जिससे यूपी में जो है वो बायो लॉजिकल टूरिज्म या बायोडाइवर्सिटी का टूरिज्म बढ़ाया जा सके, साथ ही कल्चर टूरिज्म को सपोर्ट किया जा सके या इन्वायरमेंट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रकार से जो अभी विस्टाडोम कोस्ट सफारी शुरू की गई वो यूपी का पार्ट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जेनुबा कुरुबा ट्राइब जो है वो दोबारा से नागर होले में टाइगर रिजर्व में लौट आई है। कुछ समय के लिए चली गई थी। इन लोगों का काम होता है हनी को कलेक्ट करना। ये जनरली मैसूर और कर्नाटक में पाई जाती हैं। इसमें इनका काम होता है कि वहाँ ये जंगल में फूड वूड को गैदर करते हैं और फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन होता है, छोटी मोटी चीजें, उनसे कुछ प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनका स्मॉलेस्ट सेटलमेंट होता है इसको हाडी बोलते हैं। अभी तनोट माता मंदिर जो है सुर्खियों में रहा, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में गोलियां चल रही थी तो ऐसा माना गया कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें बड़े बड़े डायनामाइट भी इसका कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी जो राजस्थान में 1200 ईयर्स पुराना मंदिर है जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में बना है, यहाँ गोले बारूद भी नहीं असर करते हैं। तो इसीलिए दोबारा से कुछ अभी तनातनी के कारण कुछ दिन तक बंद रहा, लेकिन अब समस्याएं जब सब चीजें नॉर्मल हुई तो इसको दोबारा से खोल दिया गया, इसीलिए ये सुर्खियों में रहा। और इसमें जो है माता तनोट माता की पूजा की जाती है और ये राजस्थान में इस मंदिर पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। नाग शंकर टेम्पल जो है वो मॉडल टेम्पल टर्टल कन्वर्जेशन के लिए सुर्खियों में रहा। ये बिलीव करता है कि जो लॉर्ड विष्णु है वो टर्टल का अवतार है, मतलब कछुए का अवतार है। इसलिए नाग शंकर टेम्पल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है इसको दोबारा से ये वहाँ टार्टल सुरक्षित रहे, इसीलिए वाटर को दोबारा से क्लीन किया जा रहा है, जिससे जो भगवान की जो एक उनका बिलीफ है वो बना रहे। तो अब हम चलते हैं मिजोरम में जो फर्स्ट पहली बार लिटरेचर फुली लिटरेट कर दिया गया है मिजोरम को। जो मिजोरम भारत का, जो आप जानते हैं कि उल्लास स्कीम के तहत जो इसमें हम नव भारत साक्षरता अभियान की बात करते हैं, तो 23 स्टेट को चुना गया, उनमें से एक स्टेट मिजोरम भी है। जो 5 कंपोनेंट है कि जिसमें हम मिजोरम को कह सकते हैं कि फुली लिटरेट स्टेट है। तो उसमें जो है फाउंडेशन लिटरेसी, वहाँ की कैसे कितना शुरुआती पढ़ाई लिखाई के लिए जो चीजें जरूरी वो उनको आती हैं कि नहीं आती हैं, क्रिटिकल लाइफ स्किल मालूम है कि नहीं मालूम है, इनोवेशन आता है कि नहीं आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहतर है कि नहीं है, बेसिक एजुकेशन है कि नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव है उनसे अवेयर है कि नहीं अवेयर है, कंटिन्यूटी एजुकेशन में है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। तो पहला पंच शुक्ल पल्स जो है अभी शुरू